हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा बच्चे दैट इज एनवायरनमेंट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे। कल जो हमने किया था दैट वाज कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आज का लेक्चर जो बच्चे हमारा बेस्ड रहेगा वो भी हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट पे रहेगा। सो टारगेट टॉपिक अगेन बच्चे वही है, दैट इज कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो है बच्चे आज के जो टारगेट क्वेश्चंस रहेंगे, चार चूज किए हैं मैंने। नंबर 1, व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑन विच ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज बेस्ड। इट इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इन 2017 मेंस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है बच्चे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोर क्या है, बफर एरिया क्या है, द ट्रांजिशन जोन क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट बताना है बायोस्फीयर रिजर्व का। अगेन अ 4 मार्कर क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन 2016 मेंस। नेक्स्ट आता है बच्चे, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। ये जो है अगेन इट इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन बट इट वाज आस्क्ड इन 2016 मेंस। सिंपल बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है आपका मेजर एक्ट कहलाता है इन कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन आज हम देखेंगे। एक्सप्लेन द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज है ही क्या। ठीक है। सो आज का टारगेट क्वेश्चंस हमारे ये रहेंगे। पहले क्वेश्चन से बच्चे स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑन विच द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज बेस्ड। अब डायरेक्टिव सिंपल है बच्चे, व्हाट है तो आपको सीधा आंसर पे जंप करना है। एंड ऑल्दो इट इज 4 मार्कर क्वेश्चन, आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखनी। ठीक है। सो आपके पास 4 प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, दैट इज विच इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। सो सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट बच्चे यहां पर क्या यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। ठीक है। सो ऑर्गेनिक इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स। मतलब यहां पर आप केमिकल्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है। बायोलॉजिकल मटेरियल्स अवॉइडिंग सिंथेटिक सब्सटेंसेस टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये 2 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एम ही क्या है, टू मेंटेन दी सॉइल फर्टिलिटी नंबर 1 एंड नंबर 2 कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस ना बिगड़े। ठीक है। सो ये 2 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं किसके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। सो ये 2 कीवर्ड्स आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है। thereby minimizing pollution and wastage। ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बेसिक मकसद क्या है बच्चे, पोल्यूशन को कम करना और अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना। ठीक है जी। अब किन 4 प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड रहता है वो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 इज द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। अब प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है, द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड सस्टेन एंड एनहांस द हेल्थ ऑफ द सॉइल एज वेल एज एनिमल, प्लांट, ह्यूमंस एंड प्लैनेट। तो यहां पर बच्चे होलिस्टिक अप्रोच है। वन हेल्थ, दैट इज वन हेल्थ कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो बच्चे, न्यूज में बहुत रहता है ये। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपने एक हेल्दी इकोसिस्टम बना के रखना है जिसमें हर एक चीज, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सॉइल, सब ही क्या हो सके, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर सके। ठीक है। सो दिस इज नोन एज वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। अब प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी क्या कहता है, दैट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी बेस्ड ऑन लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम्स and cycles, work with them, emulate them and help sustain them। अब देखिए मेजर गोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सस्टेनेबिलिटी, जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। तो यहां पर इकोलॉजी जो है वो मेंटेन रहे इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। अब प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस क्या कहता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बिल्ड ऑन रिलेशनशिप्स दैट इंश्योर
fairness with regard to the common environment and life opportunities. So fairness का मतलब क्या है बच्चे? जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको एक जस्ट और फेयर एटमॉस्फेयर मिले जिसमें किसी का भी हार्म ना हो, म्यूचुअलिज्म हो. ये बात समझ आती है आपको? म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि कोई भी, चाहे वो सॉइल हो चाहे वो ह्यूमंस हो, वो इससे अफेक्ट ना हो. ठीक है जी. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस. नेक्स्ट कम्स बच्चे प्रिंसिपल ऑफ केयर. देखिए प्रिंसिपल ऑफ केयर क्या कहती है? द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज इन प्रिकॉशनरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर to protect the health and well-being of the current and future generation. अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहे हैं. तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, इट शुड बी मैनेज्ड इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट हार्म एनीबडी. सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ केयर. ठीक है. तो ये 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जिसपे आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड है. कौन कौन से बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ नंबर 1, फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, फिर प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ केयर. ये 4 बच्चे आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगेन अ 4 मार्कर क्वेश्चन है, 4 प्रिंसिपल्स पूछे हैं, आपको चारों प्रिंसिपल्स को लिखना था एंड दैट्स इट. यू हैव कंप्लीटेड योर आंसर. ठीक है. कंक्लूजन एज सच रिक्वायर्ड नहीं है. क्यों? इट इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन. यू जस्ट नीड टू टेल देम कि हाँ आपको 4 प्रिंसिपल्स, 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के पता है. ठीक है जी. सो दिस वाज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे. नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. आपको कॉन्सेप्ट समझाना है बायोस्फीयर रिजर्व का. देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली में क्या है? इट इज इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जहां पर एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स लोकेटेड हैं वहीं पर उनको प्रोटेक्शन दे देनी. दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन. सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है बच्चे? अगेन इट इज एन इन सिटू कंजर्वेशन. अब किया क्या जाता है बच्चे? यहां पर 3 जोन्स बनाए जाते हैं. सबसे अंदर वाला और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा जोन होता है? दैट इज द कोर जोन, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट आता है इसके साथ साथ वाला, दैट इज द बफर जोन. बफर जोन का मतलब क्या होता है? एक तरह से शॉक प्रूफ है. शॉक प्रूफ का मतलब क्या है? क्योंकि यहां पर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और यहां पर बच्चे आपकी वाइल्ड लाइफ, थ्रेटेंड स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके बीच का एरिया जो है इट इज नोन एज द बफर जोन. यहां पर ह्यूमंस अलाउड होते हैं बट रेगुलेटेड होते हैं. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड बट इट इज रेगुलेटेड. राइट. सो दिस इज द बफर जोन. उसके बाद वाला एरिया होता है बच्चे द ट्रांजिशन जोन. अब ट्रांजिशन जोन क्या है? जो एक्चुअली में एक और शील्ड प्रोवाइड करता है टू द कोर जोन. ठीक है. सो आपके 3 जोन्स एग्जिस्ट करते हैं, द कोर जोन, बफर जोन एंड द ट्रांजिशनल जोन. ठीक है. सो सबसे पहले बच्चे इंट्रोडक्शन में ब्रॉड गाइडलाइंस देखिए. अगेन यहां पर एक्सप्लेन है तो आपको एक क्लियर अकाउंट देना है कि कैसे ये चीज हो रही है. इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो मैंने आपको बताया है दिस इज इन सिटू कंजर्वेशन. बात समझ गए? ठीक है. इट्स ऑल्सो रिस्टोर्स द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट विसिनिटी. सो यहां पर क्या है? अगेन वन हेल्थ अप्रोच अपनाई गई है. वन हेल्थ. देखिए अगर आप ये कीवर्ड लिखेंगे तो बच्चे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. वन हेल्थ अप्रोच का मतलब ही ये होता है जब आप एनवायरमेंट को, एनिमल्स को और आप ह्यूमंस को एज अ होल देखते हैं कि आपको एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, ह्यूमन बींग्स को भी प्रोटेक्ट करना है ऑन द होल, होलिस्टिक वे. दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज वन हेल्थ कॉन्सेप्ट. सो जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चे, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. सो आप बायोस्फीयर रिजर्व की एज सच डेफिनेशन लिख सकते हैं.
ठीक है, अब मेन क्वेश्चन क्या था बच्चे, 3 बायोस्फीयर रिजर्व जोन्स होते हैं, पहला कोर, बफर एंड दी ट्रांजिशन जोन, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब कोर जोन, जो आपका कोर जोन है वो क्या है, हेयर ओनली द रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज आर परमिटेड टू ह्यूमंस। जो आपका बफर जोन है बच्चे, वो एक्चुअली में क्या करता है, यहां पर रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूं। जो कोर जोन है वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हैं, जो आपका बफर जोन है वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज रेगुलेटेड हैं। ऑन द अदर हैंड ट्रांजिशनल जोन में आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है, बट उतने एक्सटेंट तक नहीं, ठीक है। सो नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर एरिया, वही मैं आपको बता चुकी हूं। ये बफर जोन जो है, यहां पर रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज हो सकती हैं, लेकिन वो डैमेज ना करें किसको, कोर जोन को, राइट। नेक्स्ट आता है, दिस एरिया ऑल्सो इंक्लूड्स द एक्टिविटीज दैट हेल्प टू मैनेज द नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चरल लैंड एंड फिशरीज। अब मैंने आपको बता दिया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ अप्रोच। सो वन हेल्थ अप्रोच कहती ही क्या है कि आपको ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है जी। सो वहां की नेचुरल वेजिटेशन को भी आपने प्रोटेक्ट करना है। वहां पर बच्चे आप रिक्रिएशनल और टूरिज्म फैसिलिटीज बना सकते हैं, बट इट शुड बी रेगुलेटेड। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। सो आपसे बच्चे एक जोन की बात भी पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे से कि ओनली टेल अबाउट द कोर जोन, ओनली टेल अबाउट द बफर जोन, ओनली टेल अबाउट द ट्रांजिशनल जोन। अगर वो 8 मार्कर क्वेश्चन हुआ तो आपसे सब कुछ पूछ लेंगे, कोर जोन भी पूछ लेंगे, आपसे बफर जोन भी पूछ लेंगे, आपसे ट्रांजिशनल जोन भी पूछ लेंगे। लेकिन अगर 4 मार्कर क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है, दे विल पिक वन, कि आप सिर्फ कोर बताइए, आप सिर्फ बफर जोन बताइए, ठीक है। आपकी पीडीएफ में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बाय चांस एक प्रोबेबल क्वेश्चन की तरह आपको एक आंसर फॉर्म करके दिया हुआ है कि आपने बायोस्फीयर रिजर्व के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। सो दिस वाज बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट आता है द सेलिएंट फीचर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का था, वो आपको उसके सेलिएंट फीचर्स बताने हैं। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, डिस्कस्ड है, तो आपकी जो भी रीजनिंग होगी इट शुड बी बैक्ड विद एविडेंस, राइट। तो सबसे पहले क्या है, ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना। दैट इज व्हाई इट इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। सो मेन मोटिव, मेन गोल क्या है, टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है जी। सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड फेयर यूजेज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। जो भी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसको कंजर्व तो करना है, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस एक्ट, ठीक है जी। अब इसके बच्चे सेलिएंट फीचर्स पूछे थे, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चे, दैट इज रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अब जो भी आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं आपकी कंट्री में, वहां पर क्या चाहिए बच्चे, रेगुलेशन चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दें, ठीक है। सो वहां पर आपको क्या चाहिए बच्चे, रेगुलेशन चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम क्या करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं। दैट इज द सेकंड फीचर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है जी। थर्ड क्या आता है बच्चे, प्रोटेक्टिंग द नॉलेज ऑफ लोकल कम्युनिटीज रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। अगेन आई स्ट्रेस ऑन द पॉइंट कि कोई भी अगर एक्ट बनाया जाता है उसकी फुली इंप्लीमेंटेशन तब होगी जब लोकल कम्युनिटीज को आप क्या कराएंगे, पार्टिसिपेट करवाएंगे। सो यहां पर बच्चे एक्सप्लिसिटली दिया गया है कि जो भी लोकल कम्युनिटीज की नॉलेज है आप वहां पर उनको प्रोटेक्शन दें, ठीक है। सो यहां पर क्या है बच्चे, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है। बात समझ गए बच्चे,
ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे आपका दैट इज सिक्योर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स विद लोकल पीपल एज कंजर्वर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब कोई भी बेनिफिट अगर आपको किसी रिसोर्स से मिल रहा है तो वो बेनिफिट दैट ट्राइबल लोगों को, वो लोकल कम्युनिटी तक भी पहुंचना चाहिए। ठीक है, सो यहां पर क्या है, जो बेनिफिट्स है, द बेनिफिट्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम द रिसोर्सेज, it should be transferred to the local people. This is the main agenda. ठीक है जी, नेक्स्ट आता है protection and rehabilitation of the threatened species. The species which are threatened or endangered, they should have a protection level, a higher protection level. ठीक है जी, नेक्स्ट आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन दी ब्रॉड स्कीम। जो स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं वहां पर आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को और भी ज्यादा इंप्लीमेंट करने में मदद कर सकती हैं। अब दूसरा क्या है बच्चे, एनजीओज हैं, जो भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच टेंड टू कंजर्व द बायोलॉजी, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उनसे भी पार्टिसिपेशन की उम्मीद कर सकते हैं। सो ये सारे क्या हैं बच्चे, दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। सो अगेन अ 4 मार्कर क्वेश्चन, आपको सिंपली 4 या 5 पॉइंट्स में अपना आंसर को सम अप करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखिए यहां पर एनवायरमेंट का कौन सा कोर कंसेप्ट लगा है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर या फिर द ग्रेजुअल चेंजिंग ऑफ द क्लाइमेट इज नोन एज द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे पूछा है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर climate change? It was a 2016 mains question, 8 mark question। देखते हैं बच्चे इसकी broad guidelines। So introduction में बच्चे क्या करना है, सिंपल है, as per the United Nations Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC, climate change है क्या बच्चे, that is change means a change in the climate of the earth that is attributed directly or indirectly to human activity। देखिए क्लाइमेट चेंज तो होगा, विद पैसेज ऑफ टाइम द क्लाइमेट विल चेंज, बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज वी आर एग्रवेटिंग इट, सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, सो ह्यूमन एक्टिविटीज एक्चुअली में क्या करती हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को ऑल्टर करती हैं। इट ऑल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर विच इज लीडिंग टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो नंबर 1 तो यही हो गया। नेक्स्ट बच्चे था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, सो सबसे पहला क्या है, दी नेचुरल फैक्टर्स। दूसरा क्या है बच्चे, दी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं कि किस किस की वजह से आपके क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। तो कुछ तो बच्चे नेचुरल फैक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इफ यू रिमेंबर आपके ज्योग्राफी में आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चे क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। दूसरा क्या है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, अब उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपकी क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन कॉज क्या है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या है बच्चे, दैट इज द एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब अगर एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस होगा तो क्या होगा बच्चे, ग्लोबल वार्मिंग। ये बात समझे बच्चे आप। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल्टर हो जाएगा एंड दैट इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ग्रीन हाउस गैसेस कैसे एमिट कर रहे हैं, बाय बर्निंग दी फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है जी, नंबर 2 क्या आता है, एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स। देखिए कुछ एरोसोल्स जो होते हैं वो तो नेचुरल अकर होते हैं और कुछ क्या है, ह्यूमन मेड। सो एरोसोल्स जो भी हैं, अगेन व्हेन यू विल व्हीकल पोल्यूशन की वजह से या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से आपके एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, एरोसोल्स। उनकी वजह से भी क्या हो रहा है बच्चे, क्लाइमेट चेंज।
ठीक है। एंड द लास्ट वन इज लैंड यूज चेंज। लैंड यूज चेंज का मतलब होता है बच्चे, क्योंकि आप वास्ट पीस ऑफ लैंड को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे फॉर एग्रीकल्चर, मतलब लैंड यूज जो आप कर रहे थे उसको चेंज कर दिया आपने, क्योंकि आपने क्या किया, पहले वहां पर फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब आपने उसको काट के क्या कर दिया, वहां पर आपने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो लैंड यूज चेंज हो गया, आई एम सॉरी, लैंड यूज चेंज हो गया, ये बात समझ आती है, ठीक है। सो लैंड यूज चेंज की वजह से आपने क्या करा, डिफॉरेस्टेशन करी। अब डिफॉरेस्टेशन करी, इसका मतलब आपने कार्बन स्टॉक जो था, जो ट्रीज जो ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर पा रहे थे, वो ट्रीज अब नहीं है, ठीक है। सो अगेन दिस विल लीड टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज कर जाएंगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बच्चे क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है जी। सो यहां पर आप ये सारे फैक्टर्स हो गए बच्चे। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, जो जो चीजें हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कर रहे हैं इंडिया में एज वेल एज इंटरनेशनली, जो जो एफर्ट्स हमने किए हैं टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, यू कैन राइट इट हियर, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लाइमेट चेंज एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। ये बच्चे हमने 4 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए, ऑलमोस्ट लाइक 100% जितने भी आप अगर सिलेबस देखिए, एक मिनट, दिस वाज द सिलेबस। देखिए हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद हमने पोल्यूशन के ऊपर कर लिया, उसके बाद हमने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ऐसे ही बच्चे एनएपीसीसी पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, एंड लास्ट दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व पे आज कर लिया। तो आपके जितने भी टॉपिक्स थे आपके सिलेबस में, उससे रिलेटेड हमने हर एक पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। कल का जो बच्चे हमारा लेक्चर बेस्ड रहेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन हिमाचल स्पेसिफिक एनवायरमेंट, ठीक है जी। आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।